हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। और आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि मैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। और आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो है उदासीनता वक्र के बारे में। ठीक है, उदासीनता वक्र जिसे तटस्थता वक्र भी कहा जाता है और इसे आईसी कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इंडिफरेंस कर्व। तो आज मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूंगा, ये होता क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, कर्व कैसा बनता है, और इसके कुछ विशेषता के बारे में बात करूंगा जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये भी तीनों के लिए, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ठीक है, तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो से अगर आपको कोई भी फ़ायदा पहुंचता है, लाभ मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, उदासीनता वक्र होता क्या है, या तटस्थता वक्र या फिर इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो अगर सिंपल और सरल भाषा में अगर हम लोग समझें तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के मात्राओं का उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा, समान संतुष्टि प्रदान करता है ये। देखिए, उदासीनता वक्र दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तु का क्या हो, मात्रा। देखिए, ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमें उदासीनता वक्र को ठीक से समझना है तो हमें दो वस्तु यहाँ पे लेकर के चलना पड़ेगा कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के मात्राओं के उन विभिन्न संयोगों को, ठीक है, मात्रा के बहुत सारे संयोग हैं, तो उन संयोगों को वो क्या करता है, दर्शाता है, जिसमें हमें समान संतुष्टि, ठीक है, प्राप्त होती है। इसे मैं एक टेबल के माध्यम से आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक तालिका के माध्यम से, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा आसानी होगा समझने में। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है संयोग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x वस्तु की मात्रा है और दूसरा y वस्तु की मात्रा। अब ये x वस्तु आप कोई भी वस्तु को मान लीजिए और y को भी आप कोई भी एक वस्तु मान लीजिए, ठीक है, पेन पेपर मान लीजिए, ठीक है, सेब और संतरा मान लीजिए, कुछ भी इस तरह से आप दो वस्तु जो है आप मान सकते हैं। तो मैंने x वस्तु की मात्रा इधर लिखी है, इधर y वस्तु की मात्रा लिखी है। अब देख लीजिए, A B C D E F ये मेरा क्या ना, विभिन्न संयोग है, ठीक है, विभिन्न संयोग है दो वस्तुओं की। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, फिलहाल मैंने यहाँ पे समझाने के लिए कुछ ही लिया है, इससे ज़्यादा भी संयोग हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला संयोग क्या कहता है कि x वस्तु की एक मात्रा और y वस्तु की 20 मात्रा, ठीक है। अब क्या है कि यदि मैं चाहूँ कि मुझे x वस्तु की अधिक मात्रा मिले, ठीक है, और y वस्तु की कम, क्योंकि ये कम होगा ही। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, सीमांत प्रतिस्थापन दर यहाँ पे लागू होता है, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको y वस्तु की 15 मात्रा और x वस्तु की 2 मात्रा मिले तो भी आप उतना ही संतुष्ट होंगे जितना पहला वाला में थे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार संयोग 3 कहता है कि इसमें आपको y की 11, x की 3 मात्रा मिलेगी, तब भी आपको उतना ही संतुष्ट मिलेगा जितना कि आपको पहले वाला में मिला है, ठीक है। डी भी वही कहता है कि अगर आपको x की 4 मात्रा और y की 8 मात्रा मिलती है तब भी आपको उतना ही संतुष्टि मिलेगा जितना पहले वाला में मिला था। उसके बाद ई जो संयोग है, इसमें भी वही कहता है कि अगर आप x वस्तु की 5 मात्रा और y वस्तु की 6 मात्रा यूज़ करते हैं तो भी आप उतना ही संतुष्ट रहेंगे। और f में भी वही बताता है कि अगर x की 6 मात्रा और y की, ठीक है, 5 मात्रा आप यूज़ करते तो भी आपको उतना ही संतुष्टि मिलेगा। यानी आप इनमें से किसी भी संयोग में हैं तो आपको एक समान संतुष्टि मिलेगी। तो यही है आपका कि उदासीन वक्र क्या कहता है कि जो जब उपभोक्ता क्या करता है, दो वस्तुओं की मात्रा को जब वो यूज़ करता है, ठीक है, तो उन मात्राओं के बीच में बहुत सारे ऐसे संयोग होते हैं जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान होता है। तो हो सकता है वो विभिन्न उपभोक्ता के लिए वो अलग अलग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ, सब में क्या होगा, उसको समान संतुष्टि मिलेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें और इसमें भी, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसका अभी तक ग्राफ तो नहीं बनाया है, मैं चाह रहा था कि मैं इसे आप लोगों के सामने बनाऊं ताकि आपको भी ठीक से समझ में आए, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्राफ के लिए क्या करता हूँ, 2 लाइनें ले लेता हूँ, ठीक है।
पहला लाइन जो मैं लेता हूँ वो लेता हूँ 0 से x ले लेता हूँ, और दूसरा लाइन जो लेता हूँ मैं वो 0 से y ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया 0 से y। अब देखिए उदासीन वक्र जो होती है वो आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, जो ना ही x अक्ष को टच करे और ना ही y अक्ष को वो टच करे। ठीक है, इसके ऐसा होने के पीछे कारण भी है, वो है MRS, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो बना करके आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिलहाल अभी आप इस चीज़ को समझ लीजिए, और उसके बाद मैं विभिन्न संयोगों को यहाँ पर दर्शा दूंगा। कितने 6 संयोग थे, तो मैं 6 संयोग यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, और 6 संयोग के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देख लीजिए इस चीज़ को। आप इसे और भी अच्छा से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बिना ही इसे माप का यहाँ पे बनाया है, तो आप बना सकते हैं इस तरह से भी। और इधर मैं लिख देता हूँ x वस्तु की मात्रा है 1 2 3 4 5 6, और इधर मैं लिख देता हूँ y वस्तु की जो मात्रा थी। ठीक है, 5 6 8 11 15 और 20 थी। संयोग मेरा आप देख लीजिए, ये सब मेरा संयोग है A B C D E और F, ये विभिन्न मेरा संयोग है। ठीक है, जब मैंने A संयोग को चुना है तो यहाँ पे मुझे, ठीक है, X की 1 मात्रा और Y की 20 मात्रा मिली है। B को जब चुना है उस समय मुझे X की 2 मात्रा और Y की 15 मात्रा मिली है। जब मैंने C को चुना है तो C में देख लीजिए मुझे X की 3 और यहाँ पर Y की 11 मात्रा मिली है। अगर मैं F को चुनता हूँ संयोग को, तो यहाँ पे मुझे y की 15 मिली है और x की 6 मिली है, लेकिन सभी में मुझे समान संतुष्टि मिलेगा। यहाँ पे मैं उदासीन हूँ। ठीक है, कौन मुझे ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है, ठीक है, इस बात को लेकर के मैं तटस्थ हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्थिर हूँ, मैं इसका निर्णय यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे सभी में समान संतुष्टि मिल रही है। और ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये आपका IC कर्व है। ठीक है, ये जो कर्व है आपका, ये क्या है, IC कर्व है। तो इस तरह से बनता है IC कर्व। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से बनाना, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आपको अध्ययन करके नीचे में लिख देना है कि 0 से x आपने किससे दर्शाया है, 0 से y आपने किसे दर्शाया है। IC या वक्र, ये जो कौन सा IC वक्र है, ABCD यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये सबको आपको थोड़ा सा लिख देना है। अब चलिए मैं कुछ जानकारी बता देता हूँ इसके विशेषता के बारे में। मैंने कुछ ही विशेषता को यहाँ पे लिया है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप इसको लिख सके। ठीक है, इसके बाद भी और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो कि आप बुक से ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आप उसे लिख सकते हैं। देखिए उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अभी बताया कि उदासीनता वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगर मैं यहाँ पे उसी वक्र को बनाऊँ तो देख लीजिए ये क्या है, इस तरह से ये ढलान है वो। ठीक है, बाएं से दाएं जो है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि उदासीनता वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला विशेषता। दूसरा विशेषता देखिए, ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि उदासीनता वक्र जो है भिन्न वस्तुओं का, ठीक है, एक उपभोक्ता का एक से ज़्यादा उदासीनता वक्र हो सकता है। तो मान लीजिए ये एक उदासीनता वक्र हो गया जिसको मैं लिख देता हूँ IC1। एक उदासीनता वक्र में यहाँ बना देता हूँ, इसे लिख देता हूँ IC2। एक उदासीनता वक्र में यहाँ इस तरह से बना देता हूँ, ये हो जाएगा IC, ठीक है, 3। तो एक उपभोक्ता का, ठीक है, एक से ज़्यादा उदासीनता वक्र हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊपर वाला उदासीनता वक्र है ये उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि देगा, ये नीचे वाले की तुलना में, इसके और इसके तुलना में ये ज़्यादा संतुष्टि देगा। तो वही कहना है कि जो ऊंचा उदासीनता वक्र है, यानी ये जो ऊंचा वाला उदासीनता वक्र है IC3, वो नीचे वाले की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि स्तर को बताता है। तीसरा नंबर देखिए, एक ही उपभोक्ता के दो
उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब मान लीजिए कि एक आपका ये है उपभोक्ता है और उसका कितने उदासीनता वक्र है, 2 उदासीनता वक्र हैं, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने 3 बना दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये और एक उदासीनता वक्र है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ये भी अपना दिशा में, ये भी अपना दिशा में, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे ये एक दूसरे को। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। यानी उदासीनता वक्र को जब हम लोगों ने ड्रॉ किया तो हम लोगों ने देखा कि 0 से x, 0 से y, ये x वस्तु, ये y वस्तु की मात्रा है, और इस रेखा को जब हम लोगों ने बनाया तो ये जो आईसी वक्र है ना तो वो x अक्ष को टच करेगी और ना ही y अक्ष को टच करेगी, ना तो ये इस लकीर को टच करेगी और ना ही इस लकीर को टच करेगी, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए आप कि उदासीनता वक्र कभी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है, ना तो x अक्ष को स्पर्श करेंगे और ना ही y को। उसके बाद देखिए पांचवा कहता है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर मतलब उठा हुआ होता है, ठीक है। देख लीजिए उत्तल, तो ये हो गया मूल बिंदु, और इस और अगर आप इसको देखेंगे तो ये किस तरह से, तो ये उठा हुआ है, ठीक है, मूल बिंदु की ओर क्या है, उठा हुआ है। तो वही कहना है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। तो ये कुछ इसके जो है विशेषताएं थी। आप और भी बुक से लिख सकते हैं, जैसे कि उदासीनता वक्र जो है वो गोल हो सकती है, और भी बहुत सारे इसके दिए हुए हैं, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। मैंने जो इजी था उन सबको सिर्फ समझा दिया है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों का भी जो राय है उसे मैं समझ सकूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।